अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, माय डियर सब्सक्राइबर्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो मकासद हैं, अपने गोल्स की तरफ आप लोग बढ़ रहे होंगे। कुछ लोग इम्तहानात की तैयारी कर रहे होंगे और कुछ लोग अपने इंटरव्यूज़ की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। आज का ये टॉपिक आपको हेल्प आउट करेगा। यूक्रेन की वॉर इन सेकेंड ईयर में चल रही है, जा रही है। यूक्रेन वॉर इन इट्स सेकेंड ईयर। आज के इस मौजू में यूक्रेन वॉर के दूसरे साल में दाखिल होने से लेकर व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनकी ज़ाती ज़िंदगी और उसके असरात, उसकी शख्सियत पर, उसका दौरे हुकूमत और उसके दौरे हुकूमत के दौरान रूस की इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वेजन्स के ऊपर बात करूँगी। यूक्रेन जंग के असरात यूक्रेन पर क्या हैं और रूस पर क्या हैं। इशुएंस ऑफ अरेस्ट वारंट ऑफ पुतिन बाय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे बात करूंगी और किस तरह यूरोपीय ममालिक अपने ज़ाती मफादात को इस जंग के दौरान भी फॉलो कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और इस जंग ने कब ख़त्म होना है, इस पर बात होगी। ये तमाम मालूमात आज के इस मौजू में यकीनन आपके लिए हेल्पफुल होंगे कई पहलुओं से। मुकम्मल सुनिएगा। स्किपिंग may not give you the complete picture, the complete story. Vladimir Putin personality, his life and his experiences as a hard leader, he surfaced जो इंटरनेशनल अरेना में सरफेस हुआ है, उसका पर्सनालिटी एज अ हार्ड लीडर जो है वो सामने आया है। इस पे बात करेंगे। व्लादिमीर पुतिन इन 1952 डेट ऑफ बर्थ लेनिनग्राड सोवियत यूनियन में पैदाइश होती है और आजकल लेनिनग्राड को सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के नाम से पुकारा जाता है। व्लादिमीर पुतिन ने मुख्तलिफ मौज़ूआत मुख्तलिफ लेवल के ऊपर जो है वो सर्विंग की है रशिया को, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया सिंस 1999, यानी 2000 से ऑनवर्ड आप कह सकते हैं कि या तो वो रशिया के प्रेसिडेंट रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। किस तरह से कि कभी प्राइम मिनिस्टर टू टर्म्स के लिए अगर वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं और थर्ड टर्म के लिए उनके ऊपर बार आ रही है तो फिर वो प्रेसिडेंट की तरफ चले गए, प्रेसिडेंसी की तरफ चले गए। और जब प्रेसिडेंसी के ऊपर बार आई है उनके ऊपर कि प्रेसिडेंसी 2 टाइम्स के बाद नहीं टेक कर सकते, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और पोटेंशियली अपनी जो प्रेसिडेंसी है उसको 2036 तक जो है एक्सटेंड करवाने में कामयाब हो गए। यानी 2036 तक रशिया का प्रेसिडेंट बनने की जो राइट है अकॉर्डिंग टू द न्यू अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया जो कि पुतिन के दौर में हुई है, उसमें ये रहेंगे। 2036 तक ये प्रेसिडेंट ऑफ रशिया रहेंगे। व्लादिमीर पुतिन जो है, उनको अगर उनकी प्रोफेशनल लाइफ को मैं देखती हूँ तो वो सर्व्ड एज अ KGB ऑफिसर फॉर 16 ईयर्स, 16 साल तक जो रशिया की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उन्होंने सर्व किया है। फिर एज ए KGB एजेंट इन ईस्टर्न जर्मनी, आपको मालूम है कि ईस्टर्न जर्मनी जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया था और वेस्ट जर्मनी जो था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्ट था। ईस्टर्न जर्मनी जो है उसके ऊपर उसके तमाम जो पॉलिटिक्स था, उसका तमाम जो होल्ड था ये रशिया का था उस वक्त, यानी ईस्ट यूरोपियन जो था कंट्रीज़ जो थे, पोलैंड था, ये सारे जो है अंडर रशिया थे, USSR के तहत हुआ करते थे। तो ईस्टर्न जर्मनी में एज अ KGB एजेंट जो है वो उन्होंने अंडर कवर काम किया, आइडेंटिटी उनकी कवर्ड थी। एज अ ट्रांसलेटर के तौर पर उन्होंने ईस्टर्न जर्मनी की एम्बेसी में KGB एजेंट के तौर पर उन्होंने काम किया वहाँ पे। और कहा यह जाता है कि जब KGB एजेंट के तौर पर ये ईस्टर्न जर्मनी में काम कर रहे थे तो पुतिन ने जब ईस्टर्न और वेस्टर्न जर्मनी यूनाइट हुए हैं, जब आयरन कर्टन फॉल हुआ है और जर्मनी एक हुआ है, मुत्तहिद हुआ है, तो उस वक्त जिस तरह से इनकलाबी सूरत हाल बन गई थी ईस्टर्न जर्मनी में, तो एम्बेसी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कागजात थे वो या तो पुतिन ने डिस्ट्रॉय कर दिए और या सेफली उनको जो है वो रशिया तक पहुंचाया। यानी उसने अपना ट्रू लॉयल जो है वो पेट्रियटिज्म जो है वो शो किया और अपना KGB प्रॉपर एजेंट का रोल जो है वहाँ पे वो प्ले करते हैं। हिज पीरियड एंड रशियन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरवेंशंस पे बात करूं तो व्लादिमीर पुतिन ने सबसे पहले मैं बात करूंगी 1999 से 2009 तक उन्होंने चेचन जो सेपरेटिस्ट चेचन का इशू था, चेचनिया का इशू था जो हम सब जानते हैं, वो उसको उन्होंने लेड किया एंड री एस्टेब्लिश्ड फेडरल कंट्रोल ओवर द रीजन। यानी तकरीबन 10 साल तक फाइट करने के बाद अपना कंट्रोल कायम करने में कामयाब हो गया। व्लादिमीर पुतिन ने जॉर्जिया में 2008 में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को फेस किया और उसके बाद वहाँ पर मिलिट्री एंड पुलिस रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया।
प्यूटन ने रशिया ने अनेक्स किया क्राइमिया को इन 2014 में 2014 में, जिसको वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इंटरनेशनल लॉ के तहत इलीगल करार दिया और G8 जो डेवलप कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें से उसको निकाल दिया गया और सैंक्शंस इम्पोज कर दी गई बाय रशिया के ऊपर बाय द वेस्ट। यानी आप कह सकते हैं कि 2014 से रशिया जो है वो अंडर सैंक्शंस जो है वो चल रहा है। मिलिट्री इंटरवेंशंस इन 2015 इन सीरिया टू सपोर्ट बशर अल असद, जो कि रशियन एलाय है, उसको सपोर्ट किया पूरी तरह से 2015 में सीरिया के इशू के ऊपर रशिया ने, और इसके नतीजे में उसने अपने मुल्क के लिए मेडिटेरेनियन सी में नेवल बेसिस सिक्योर करने में कामयाब हो गया। ही सॉ द फॉल ऑफ आयरन कर्टन, उसने आयरन कर्टन यानी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जर्मनी के यूनियन को जो है उस वक्त अपनी आंखों से ऑब्जर्व किया, देखा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी के दौरान जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे रशिया के, उनको या डिस्ट्रॉय कर दिया गया या वो वापस रशिया में भेज दिए गए। ही लॉन्च्ड अ सिग्निफिकेंट इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इन फरवरी 2022 और फरवरी 2022 में यूक्रेन में ये इन्वेजन हुआ है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। यूक्रेन वॉर इन इट्स सेकेंड ईयर, इसके क्या इम्पैक्ट हैं? इसके इम्पैक्ट, क्योंकि जब भी कोई बड़ा मुल्क जो है वो किसी छोटे मुल्क पर इन्वेड करता है, इंटरवेंशन करता है, वो उसको सरेंडर कराने की कोशिश करता है, उसको अंडर वॉर ले लेता है, तो अटैक करता है उसके ऊपर, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो छोटे कंट्री पर तो बहुत ज़्यादा आता है। जाहिर सी बात है वो सर्वाइवल उसके लिए मुश्किल हो जाती है, एंड उसके लिए उसको अपने लेफ़्ट राइट जो उसके इत्तेहादी होते हैं या जो वो सपोर्ट कर रहे होते हैं उनकी सपोर्ट उसे मुसलसल चाहिए होती है, जैसे कि यूक्रेन इस वक्त वेस्ट से सपोर्ट हासिल कर रहा है। मगर उसके साथ साथ रशिया जो एक बड़ा कंट्री है उसके ऊपर भी इसके इम्पैक्ट आ रहे हैं। देखते हैं कि यूक्रेन में सबसे पहले बात करूं मैं यूक्रेन के जीडीपी फॉल जो है 2022 में, वो कहते हैं इतना हुआ है कि जितना 30 साल पहले, 3 डेकेड्स पहले जब यूक्रेन ने रशिया से आज़ादी हासिल करने के लिए इंडिपेंडेंस का ऐलान किया था, उस वक्त भी जीडीपी फॉल इतना नहीं हुआ था जितना इस वॉर ने जीडीपी फॉल किया है यूक्रेन का। इन्फ्लेशन 20% राइज कर गई है। वेजिटेबल प्राइसेस आर राइजन बाय 85%। उसकी वजह ये है वेजिटेबल एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस जो है वो राइज हो गई हैं, क्योंकि बहुत सारा जो एग्रीकल्चर लैंड है वो सारा इस वक्त जंग में झोंका गया है, और उसकी वजह से जो है आप जानते हैं कि इसकी जो यूक्रेन की जो ग्रेन है, गंदम जो है वो अक्रॉस द यूरोप और पूरे वर्ल्ड में जो वो एक्सपोर्ट की जाती है, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है, और 85% विद इन कंट्री जो वेजिटेबल प्राइसेस जो है राइज हो चुके हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40% राइज कर गया है यूक्रेन के अंदर। फोर्स्ड माइग्रेशन हो रही है, यानी माइग्रेंट्स जो है वो बिटवीन 16 से 60 साल तक की उम्र के लोग जो हैं वो यूक्रेन छोड़कर जा रहे हैं, और इस फोर्स माइग्रेशन की वजह से यू कैन से कि वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स का जो है वो एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है पोटेंशियल जो है वो ख़त्म हो रहा है। जितना वार के अंदर ह्यूमन कैजुअलिटीज़ हो रही हैं जो कि यूक्रेन नहीं बता रहा, उसकी वजह से भी इसका पोटेंशियल जो है वो ख़त्म हो रहा है, और सैलरीज आर बेयरली राइजिंग। यूक्रेन वॉर इन इट्स सेकेंड ईयर में इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर बात करूंगी कि यूक्रेन का इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिशियल बिल्डिंग्स लॉसेस बाय $127 बिलियन। अकॉर्डिंग टू कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर लॉस अकर्ड $13 बिलियन यूक्रेन का हो चुका है अब तक। यूक्रेन वार का इम्पैक्ट ऑन रशिया इकोनॉमी पे क्या आया है? इसमें जीडीपी फॉल ओनली बाय 2% इन 2022 में, उसका सिर्फ 2% फॉल हुआ है। इन्फ्लेशन 13% पे चली गई है रशिया के अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वेंट डाउन फ्रॉम 4% टू 2%। आई कैन से दैट दिस इज़ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन रशिया, क्योंकि इसमें मैं ये समझती हूँ कि शायद वार प्रोडक्शन या असलहे की प्रोडक्शन के हवाले से जो है वो लेबर जो है वो एम्प्लॉय की जा रही है, या उसके अलावा जो है मिलिट्री में जो है वो बाई फोर्स जो है वो कंस्क्रिप्शन आप कह सकते हैं इसको, कि वहाँ पे मिलिट्री में लोगों को जो है वो दाखिल किया जा रहा है, तो इससे हम कह सकते हैं कि उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसका रशिया का जो है उसकी वजह से कम हुआ है। बट मिलिट्री स्पेंडिंग हैज़ इंक्रीज बाई 22% इन 2022। ऑलमोस्ट $66 बिलियन जो है वो स्पेंड हो चुके हैं। यूक्रेन वॉर इम्पैक्ट ऑन रशिया इकोनॉमी में कहा यह जा रहा है कि अब तक जो है मोर देन 10,000 डेथ्स एंड मोर देन डबल आर इंजर्ड एंड वुंडेड जो है रशिया के जो है वो लॉस आ रहा है। ब्रेन ड्रेन फ्रॉम रशिया ऑलमोस्ट 500,000 पीपल, यानी 5 लाख लोग जो हैं वो रशिया से ब्रेन ड्रेन जा रहे हैं, और उससे आप ये समझ सकते हैं
کہ رشیا میں بھی جو ہے وہ فورس جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ لوگ نکلنے پر وہاں پہ مجبور ہیں کہ رشیا میں زندگی جو ہے بنسبتاً جو لوگ فرنٹ پہ ہیں ان سے ہٹ کر اگر سٹیز کے اندر لوگ ہیں تو وہ کمپیریٹیولی جو ہے وہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں، مگر اس کے باوجود برین ڈرین جو ہے وہ رشیا کا بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اچھا، یوکرائن وار کے اوپر آج کل جو ایک بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یوکرائن وار کیونکہ یورپ کے کانٹیننٹ میں ہو رہی ہے تو یوکرائن کی جو یہ وار ہے یہ ریزمبل کر رہی ہے ورلڈ وار ون سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو دونوں ہی اسی خطے میں، اسی یورپین کانٹیننٹ کے اوپر ہی جو وارز دونوں ہوئی ہیں۔ اب اس وار کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی حد تک یہ ریزمبل کر رہی ہے ورلڈ وار ون کے اوپر، ورلڈ وار ون کے ساتھ یہ ریزمبل کر رہی ہے، مگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی زیادہ ریزمبلنس جو ہے وار ٹیکٹکس کو اگر ہم آبزرو کرتے ہیں کہ دونوں کنٹریز رشیا اور یوکرائن، خاص طور اسپیشلی یوکرائن جس طرح سے ٹیکٹکس یوز کر رہا ہے دیٹ از گیون بائی دا ویسٹرن کنٹری، جو اس کو ٹریننگ وہاں سے ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ ریزمبل کرتے ہیں 1944 میں ورلڈ وار ٹو میں جو ٹیکٹکس دیکھنے میں آئی ہیں، وہ آج یوکرائن جو اوفینسو اور ڈیفینسو بیلنس ریزمبل کر رہا ہے ورلڈ وار ٹو کے ساتھ ریزمبل کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں آگے چل کے بات کرتے ہیں اس پہ۔ ہسٹوریکل ریزمبلنس آف یوکرائن وار میں وہ کہتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سیکنڈ ورلڈ وار میں جب الائڈ فورسز جو ہیں وہ نارمینڈے جو فرانس کا ایک علاقہ تھا وہاں پر جب لینڈ کرتی تھیں تو ان کو کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا تھا، یو ایس فورسز جو تھیں ان کو اس طرح سے ہینڈل کرتی تھیں کہ سلو اینڈ گرائنڈی اٹیکس، یعنی کنسسٹنسی کے ساتھ سلولی جو ہے وہ اٹیکس کرتی تھیں یو ایس فورسز، اور جرمن فورسز کو بھی جو ہے انہوں نے پسپا کیا ان سلو گرائنڈنگ اٹیکس کے ساتھ۔ اور سملرلی یوکرائن بھی اسی پیٹرن کو، اسی ٹیکٹکس کو یوز کرتے ہوئے آہستہ آہستہ سلو گرائنڈنگ اٹیکس کے ساتھ جو ہے مختلف علاقوں کے اوپر واپس اپنا کنٹرول بھی لے رہا ہے، جیسے بخموت کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جس وقت یوکرائن کا قبضہ ہے۔ بخموت ایک ایسا علاقہ ہے، اس کا لینڈسکیپ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کا ہلی ایریا ہے، ہیونگ مینی اسٹریمز، ٹری لائنز، روڈز اینڈ ریورز رننگ تھرو اٹ، جس میں بہت ساری جو ہے وہ لینڈسکیپ کی سچویشن اس طرح سے ہے کہ یہ کمپارٹمنٹلائزیشن سے کہتے ہیں، کمپارٹمنٹس بن جاتے ہیں۔ لائک یوکرائن کی فورسز یہ تو دیکھ سکتی ہیں کہ ان کے فرنٹ میں کیا ہے، مگر پہاڑوں، ڈلوانوں اور ندیوں کے پار نہیں دیکھ سکتی۔ اس لینڈسکیپ میں چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز بوتھ ہی ہوتی ہیں، اور دونوں ہی اپوزٹ فورسز بھی اور جو کنٹری فورسز ہیں جن کی وہ لینڈ ہوتی ہے وہ دونوں ہی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سیکنڈ ورلڈ وار کی ریزمبلنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں ٹروپس ڈینسٹی کی۔ ٹروپ ڈینسٹی جو ہے وہ کس طرح سے ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ورلڈ وار ون میں ٹروپ ڈینسٹی جو تھا وہ 10,000 پر مائل تھا، یعنی 10,000 لوگ ایک میل کو کور کرتے تھے ان کی ڈیفنس کے حوالے سے۔ ورلڈ وار ٹو میں یہ میرا خیال جہاں تک ہے یہ کچھ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ 1,000 ٹروپس پر مائل آ گیا۔ آج یوکرائن جو وار کر رہا ہے اس میں 700 پر مائل جو ہے وہ ٹروپس کو جو ہے وہ پلیس کیا جا رہا ہے۔ اس کو یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ جب ٹروپ ڈینسٹی کو واچ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ کیونکہ جب آپ کا ایریا زیادہ ہوتا ہے اور آپ کے پاس ٹروپس کم ہوتے ہیں تو آپ پورے علاقے کو کور اس طرح سے نہیں کرتے اور کہیں کہیں پر آپ لوپ چھوڑ دیتے ہیں، وہ لوپ جو ہیں وہ چیلنجز بن جاتے ہیں، اپرچونیٹیز بن جاتی ہیں فار دوز جو کہ اس کو مس یوز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو دشمن کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ اس جگہ سے وار کرے جہاں پر ٹروپس ڈینسٹی جو ہے وہ کم ہے۔ اس وجہ سے یہ ٹروپ ڈینسٹی جو ہے میٹر کرتی ہے وار کے اندر، اور جنگوں کے حساب سے جو ہے وہ آج 700 پر مائل ہے۔ تو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو ہے اور جو وار آن لائن ہو رہی ہے اور وار جو بائی ادر مینز ہو رہی ہے اس کی وجہ سے 700 پر مائل جو ہے میرا خیال جو ہے اس وجہ سے یہ آج ہمیں یہ فگر جو ہے وہ کم نظر آ رہا ہے۔ اسی کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 700 پر مائل ہے۔ آپ پہلے دیکھیں ورلڈ وار ون میں 10,000 پر مائل تھا، کیجویلٹیز زیادہ ہیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں 1,000 پر مائل ہے، تو اس میں کیجویلٹیز کم ہے۔ 700 پر مائل ہے تو کیجویلٹیز اور کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کی وجہ سے جو ہے ہیومن ہیڈ جو ہیں وہ ان کا لاس کم ہو رہا ہے۔ یوکرائن وار اینڈ پیوٹن اریسٹ وارنٹس، یہ بڑا دلچسپ سی صورتحال ہے کہ 17 مارچ 2023 میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے ایشو کیا ہے اریسٹ وارنٹ آف ولادیمیر پوٹن، the Russian President, and Maria Belova, Russian Commissioner for Children's Rights, alleging responsibility for the war crimes of unlawful deportation and transfer of children during the Russian invasion of Ukraine. کہ 17 مارچ 2023 کو رشین پریزیڈنٹ اور ماریا بیلووا
जो रशियन कमिश्नर हैं उनके खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इशू किए हैं. दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट ICC International Criminal Court issued arrest warrants of a permanent member of the United Nations. And this International Criminal Court कब establish होती है? 1998 में, having 123 members up till now. अब तक इसके 123 मेंबर्स इसके रेटिफाई कर चुके हैं और इसके मेंबर हैं. अच्छा, ये अपने इस अरेस्ट वारंट को कैसे इंप्लीमेंट करवाएगी? वो इस तरह से कहा यह जा रहा है कि दे आर ऑब्लाइज्ड, ये 123 जो मेंबर्स हैं दे आर ऑब्लाइज्ड कि अगर रशियन प्रेसिडेंट पुतिन और मारिया बिलोवा अगर उनके इलाके में दाखिल होते हैं तो दे हैव टू डिटेन एंड अरेस्ट देम, और उनको जो है वो अरेस्ट करना और डिटेन करना इन कंट्रीज़ में से जो 123 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर फ़र्ज बनता है उनका. फिर ये भी बताती चलूँ कि सच काइंड ऑफ अरेस्ट वारंट हैज़ आल्सो बीन इशूड बाय द ICC इन 2009 अगेंस्ट द सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ सूडान, नेमली हसन अहमद अल बशीर के खिलाफ, जो कि इस वक्त सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ सूडान है. उन्होंने उनके खिलाफ भी जो है ICC ने अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किए हुए हैं. रशिया साइनिंग ऑफ न्यूक्लियर प्लांट, ये एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट है जो मैं आपको शेयर करना चाह रही थी, जो आप शेयर कर सकते हैं जब आप बात करते हैं कि किस तरह से कंट्रीज़ जो हैं वो उनके नेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो किस तरह से अपने नेशनल इंटरेस्ट को वॉच करती हैं. वो जंग है, वो पीस है, वो कॉन्फ्लिक्ट है, वो इंटरनल है, सिविल वॉर है, किसी भी तरह की सूरत हाल है, तो कंट्रीज़ जो कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को वॉच करते हैं वो किस तरह से होता है कि देखिए रशिया जो है वो इस वक्त न्यूक्लियर प्लांट डील साइन कर रहा है विद नेटो मेंबर. एक जानिब नेटो जो है वो रशिया को बहुत बुरी तरह से यूक्रेन से मार भगाने को तैयार खड़ा है और उसके लिए मुकम्मल वो सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन की. एक जानिब वो उसके ऊपर नेटो मेंबर्स उसके ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगवा रहे हैं. एक जानिब यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो पूरी तरह से रशिया के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगा कर वो बड़ा वो बात ये करते हैं कि जी हमारे सैंक्शंस बड़े कामयाब जा रहे हैं और हम रशिया को झुकाने में कामयाब हो जाएंगे. एक तरफ वो ये सब चल रहा है. दूसरी जानिब आप ये देखें कि हंगरी जो है एक ऐसा कंट्री, यूरोपियन कंट्री, हैज़ रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद रशिया स्टेट ओन्ड एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन रोसाटॉम. रोसाटॉम जो है वो रशिया की एक रियासत की जो है एक एनर्जी कॉरपोरेशन है जो कि एनर्जी न्यूक्लियर प्लांट जो है वो उसको दे रही है हंगरी को बनाकर फॉर बिल्डिंग रिएक्टर्स ऑफ द पार्क्स-2 पावर स्टेशन. अब ये पार्क्स-2 पावर स्टेशन क्या है? This is known or this is being called as the crucial project for Hungary for its energy independence, its political independence, its economic independence. Already Parks 2 power station जो है वहाँ पे काम कर रहा है, but that is only working for the half of the country. अब ये जो प्लांट बनेगा वो पूरे कंट्री को जो है वो एनर्जी इंडिपेंडेंस दे देगा. तो इस वजह से ये रशिया जो है वो न्यूक्लियर प्लांट बना के हंगरी को दे रहा है और हंगरी इसके ऊपर फोकस्ड है और साइन हो चुका है डील. एज अ नेटो मेंबर देखें आपने साइन उसने कर लिया है. इसमें और बात करूँ कि एक और चीज़ जो रोसाटॉम ने, जो कि रशिया की स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशन है एनर्जी के ऊपर, उसने नोट ये किया है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर देयर आर मैनी वेस्टर्न कंपनीज who will involved in the project. For example, General Electric, American company, will supply the turbine generator equipment. The French Framatome and the German Siemens will supply the automatic process control system APCS, and construction work will be carried out by Hungary, Germany and other contractors. यहाँ आप देख लें कि पूरा यूरोप जो है वो इस न्यूक्लियर प्लांट डील में जो है वो पार्ट एंड पार्सल है और इवन अमेरिकन कंपनी भी इसके अंदर मौजूद है. सो व्हाट यू कैन से कि कंट्रीज़ जो हैं वो किधर जा रहे हैं, किस चीज़ को वॉच करें, अपने नेशनल इंटरेस्ट को वॉच कर रहे हैं, और वार तो वार ही है. कंक्लूजन करते हुए मैं यही बात कर रही हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट आर द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़. जिस तरह से अमेरिका ने ये कहा अपने दौरे, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौरे हुकूमत में ये कहा जब उसका बाइडन से पहले जो पीरियड गुजरा है उसमें उसने जो नारा लगाया था वो ये था कि अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, अमेरिका के इंटरनल मसलों को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, अमेरिका के अपने इश्यूज़ जो हैं उनको देखा जाएगा, वर्ल्ड को नहीं देखा जाएगा. बिल्कुल इसी तरह से मुझे यूँ लग रहा है कि यूरोपियन यूनियन एक जानिब जो है वो यूक्रेन से को सपोर्ट कर रहा है, दूसरी जानिब जो है वो रशिया को. अब अगर वो रशिया जो है वो ये न्यूक्लियर डील कर रहा है तो क्या वो उससे अर्निंग नहीं करेगा? सोचने की बात है. नो प्रेडिक्शन. अब मैं ये नहीं कहा जा सकता कि ये वॉर कब एंड करती है, क्योंकि आपने देखा कि चेचनिया की जो वॉर है वो 10 ईयर्स तक चली एंड एट द एंड पुतिन ने वहाँ पर अपना फेडरल कंट्रोल रीएस्टेब्लिश कर लिया. इसी तरह से इस वॉर के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि व्हेन दैट विल बी एंड, बिकॉज इट इज़ आल्सो लेड बाय पुतिन. रशिया कैन मिनिमाइज, रशिया इस लॉसेस को, अपने जो
सैंक्शंस की वजह से उसके ऊपर जो लॉसेज आ रहे हैं उनको वो मिनिमाइज़ कर सकता है बाय लोकल प्रोडक्ट्स और क्रिएशन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इन रशिया जब हो तो वो और भी अपने लॉस को जो है वो कम कर सकता है। और अभी भी वो चाइना और इंडिया को अपने ऑयल बेच कर जो है वो बिलियंस जो है वो पर डे कमा रहा है, उसको इस पर कोई इम्पैक्ट उसका नहीं आ रहा जो सैंक्शंस उस पर लगाई जा रही हैं। कंक्लूजन करते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि यूक्रेन में नीड ईयर्स टू कवर इट्स लॉसेज इफ़ पीस एग्रीमेंट इज़ डन। अगर जंग एंड कर जाती है तो यूक्रेन को सालों लग जाएंगे इस लॉसेस को कवर करने में, एंड हेफ्टी रेपरेशन फ्रॉम रशिया। और अगर रशिया सपोर्ट करता है उसकी यूक्रेन को रिकवरी में और इवन दी होल वेस्ट में चिप इन देयर एफर्ट्स, फिर भी यूक्रेन को सालों लग जाएंगे अपने आप को खड़ा करने में अगेन। War continues, no one will be the economic winner till the last missile is fired. Thank you very much. Like and subscribe my YouTube channel Knowledge versus Knowledge. I hope आपको मेरा ये छोटा सा एनालिसिस जो है वो अच्छा लगा होगा. That can be helpful for you. I am always looking for your valuable comments. My efforts for all of you. Good luck for your future endeavors. Thank you.